हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम समझेंगे रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स क्या होती हैं, किन कन्वेंशन के तहत डिक्लेयर की जाती हैं, भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, कौन सी बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं, जो भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, ये एग्जाम के लिहाज से रामसर का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इवन यूपीएससी के मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अब क्योंकि 100वीं रामसर साइट डिक्लेयर हुई है इंडिया की, तो ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की 100वीं रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। कौन सी साइट है? तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसे सुरहा ताल भी कहते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर भारत की 100वीं रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। भारत की तो 100वीं है, लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व की 2595th रामसर साइट है ये। और देखिए, अगर इंडिया की बात करूं मैं स्पेशली, तो देखिए इंडिया में एशिया की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, है ना। 100 रामसर साइट्स हैं अब हमारे यहाँ। तो ये एशिया की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया में है। और अगर वैश्विक रूप से देखें तो तीसरे नंबर पे आता है इंडिया रामसर साइट्स के मामले में। पहले स्थान पे है यूके 176 रामसर साइट्स के साथ, फिर मेक्सिको 144 और थर्ड पे है इंडिया 100 रामसर साइट्स के साथ। यहाँ पे ये रैंकिंग से क्वेश्चन आ सकता है। आपने देखा है यूपीएससी का पेपर इस ईयर का प्रीलिम्स का, तो वहां पे आपको ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है ना। अगर हम रिसेंट की बात करें तो देखिए, लास्ट जो 11 साल थे ना, 11 साल पहले हमारे यहाँ केवल 26 रामसर साइट हुआ करती थी। तो ये जो बाकी 74 रामसर साइट्स बढ़ी हैं, ये केवल 11 सालों में बढ़ी हैं पिछले। ठीक है, तो 26 से लेके हम 100 तक पहुंच चुके हैं। और लास्ट 4 इयर्स में 58 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। मतलब पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत में ऐड हुई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये रामसर साइट्स क्या होती हैं, है ना। आर्द्रभूमि से संबंधित है, तो वेटलैंड से संबंधित है। तो पहले हम समझेंगे कि वेटलैंड्स का मीनिंग क्या है, आर्द्रभूमि का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, आर्द्रभूमियां वो एरियाज होते हैं, वो भूभाग होते हैं जो पानी से घिरे रहते हैं। या तो परमानेंटली घिरे रहते हैं, मतलब पूर्णतः वो पानी से हर समय साल के हर दिन घिरे हुए हैं, या टेम्पोररीली, मतलब किसी समय पे उनमें पानी है, किसी समय पे नहीं है, या सीजनली, कि बारिश के मौसम में तो पानी है लेकिन जब गर्मी या सर्दी का मौसम होता है तब वहां पे पानी सूख जाता है। तो या वेटलैंड वो एरियाज हैं, वो भूभाग हैं जहां पर जल पाया जाता है परमानेंटली, सीजनली या टेम्पोररीली। ठीक है, अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो दलदली भूमि होती है ना, उसे हम आर्द्र भूमियां कहते हैं। ठीक, विश्व के बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में माने जाते हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो इनका बायोमास पर एरिया है वो काफी ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जैव विविधता। बहुत सारे जो पशु पक्षी और जो वनस्पति होती है उसको ये सहयोग करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में माने जाते हैं। जैसे रेन फॉरेस्ट होते हैं ना एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, उसी तरह से वेटलैंड्स भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में गिने जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस की बात करूं कि क्यों महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, तो देखिए, वेटलैंड्स हमें क्या देते हैं, फ्रेश वाटर। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में। उसने ऐसे पूछा है कि जो वेटलैंड्स हैं उसको किडनी कहा जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम की किडनीज हैं ये। ठीक, क्यों कहा जाता है उसे किडनी? क्योंकि ये फ्रेश वाटर सप्लाई करती है। यहाँ पे जो गंदा पानी होता है उसको, उसकी गंदगी को रोक लेती है और जो नीचे पानी रिसता है वो साफ पानी रिसता है। ठीक है, तो स्वच्छ जल जो जो एक्विफर्स भरते हैं ये वेटलैंड्स, वो एकदम फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं। फूड और बिल्डिंग मटेरियल यहाँ से गाद निकलता है ना, तो बिल्डिंग मटेरियल है, फूड, यहाँ पे वनस्पतियां उगती हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, फ्लड कंट्रोल, जो बाढ़ आती है तो बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं, क्योंकि पानी भूमि के अंदर चला जाता है, रिस जाता है ना। पानी ऊपर ही रह जाएगा तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। तो फ्लड कंट्रोल में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, तो काफी जगह पे ये काम आते हैं। इसलिए वेटलैंड्स जो हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
लेकिन इन सब के बावजूद भी, है ना, इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी सरकार इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रही है, उसके बावजूद भी जो ग्लोबल वेटलैंड एरिया है ना, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, वो लगातार कम होती जा रही हैं, है ना? तो आर्द्र भूमियाँ या तो पॉल्यूटेड हो रही हैं, उनमें प्रदूषण बढ़ रहा है या फिर उनकी संख्या ही कम होती जा रही है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक कन्वेंशन आई। कन्वेंशन का नाम ध्यान रखना है आपको, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एस्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट। ये नाम आपको याद रखना है। आसान भाषा में तो हम इसे क्या कहते हैं, रामसर कन्वेंशन कहते हैं। रामसर कन्वेंशन क्यों कहते हैं इसे भी समझेंगे। लेकिन देखिए, जैसे जैसे यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि रामसर कन्वेंशन का पूरा नाम क्या है ना? तो जो उसका ओरिजिनल नाम है वो आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एस्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट। ठीक, तो इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किस लिए है, जो वेटलैंड है उनका कंजर्वेशन करना है, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन हुई। कब साइन हुई, 1971 में 2 फरवरी को। ठीक है, रामसर ईरान, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे ये संधि साइन होती है, कैस्पियन सी के किनारे है। ठीक, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है, रामसर कन्वेंशन पड़ गया है। 1971 में तो साइन हुई, लेकिन इसके बाद लागू कब से हुई है, 1975 से। और भारत इसकी पार्टी कब बना है, 1 फरवरी 1982 में। ठीक है, भारत ने कब इसको अडॉप्ट किया है, 1 फरवरी 1982 को इसको अडॉप्ट किया है। ठीक, तो वैसे जनरली पूछा जाएगा तो कब अडॉप्ट की गई है, 2 फरवरी को 1971। और इवन 2 फरवरी को ये अडॉप्ट की गई, इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, है ना? क्योंकि इस दिन रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, वो अस्तित्व में आई थी। तो वेटलैंड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, है ना, कि उसको उसका संरक्षण किया जा सके, इसके लिए जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2026 में भी मनाया गया है। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम से क्वेश्चन बन सकता है, खासकर पीसीएस जैसे एग्जाम्स में। जो प्रीलिम्स का पेपर है वहाँ थीम से क्वेश्चन बनते हैं। तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इस साल की इसकी थीम थी। ठीक है, तो हमने रामसर कन्वेंशन देख ली। तो इस रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ खास बातें। ठीक है, अभी इसमें क्या है, 172 मेंबर कंट्रीज हैं, तो 172 देश शामिल हैं इसमें। 172 देशों ने इसे साइन किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। और ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरियाज का नेटवर्क है। ठीक है, ऐसी कोई भी ट्रीटी है ये जिसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है, तो 2595, जो अभी हमने देखा कि 2595 साइट डिक्लेयर हुई है ना, सुराताल। और करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है। अगर इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो रामसर की डिपॉजिटरी कौन है। ठीक है, तो यूनेस्को इसकी डिपॉजिटरी है। ठीक, मींस डिपॉजिटरी का क्या मतलब है कि देखिए, किसने, कौन से देशों ने इसको रेटिफाइड किया, कौन से देशों ने अपनाया, ये सारी चीजें कौन देखेगा, यूनेस्को देखेगा। तो आप जो डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हैं वो ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अगर इसकी जो डेली डे टू डे जो कार्यविधि होती है, क्रियाविधि होती है, उसको कौन हैंडल करेगा, है ना, रोजमर्रा के जो काम है उनको कौन हैंडल करेगा, तो उसे सेक्रेटरीट कहते हैं हम आसान भाषा में। तो सेक्रेटरीट क्या है इसका, जो आईयूसीएन का हेडक्वार्टर है वो इसका सेक्रेटरीट है, सचिवालय है। कहाँ है आईयूसीएन का हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि रामसर का सचिवालय कहाँ है, तो जो आईयूसीएन का हेडक्वार्टर है वही रामसर के सचिवालय की तरह कार्य करता है। आपसे पूछा जाए आईयूसीएन की डिपॉजिटरी कौन सी है, तो यूनेस्को इसकी डिपॉजिटरी है। ठीक है, इसके रामसर कन्वेंशन जो है ये 3 स्तंभों पे आधारित है, 3 पिलर्स हैं, मतलब 3 चीजों के इर्द गिर्द ये काम करती है। सबसे पहला तो है भाई वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिन्हें हम आसान भाषा में रामसर साइट्स कहते हैं, इसे डिक्लेयर करना, है ना, और उनका संरक्षण करना। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पिलर है वाइस यूज ऑफ ऑल वेटलैंड। ठीक, और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब आप कहोगे कि इन्हें समझाया तो है ही नहीं, है ना, एक एक करके बात करते हैं
कि सबसे पहले कि ये रामसर साइट्स का क्या मीनिंग है। इसमें क्या होगा, देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है जो इसमें शामिल हुई है ना? उसको रामसर लिस्ट में कम से कम एक वेटलैंड को तो डेज़िग्नेट करना होगा, एक वेटलैंड को शामिल करना होगा। तो अपने यहाँ से एक आर्द्रभूमि जो भी आपको लगता हो उसको सजेस्ट करेंगे और फिर ये रामसर लिस्ट में शामिल की जाएगी। तो जो भी रामसर साइट्स होती हैं ऐसी, उनको क्या होता है, एक तो नेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे आप देखो, आप में से कितने लोग हैं सुरहा ताल के बारे में जानते होंगे? नहीं जानते ना? लेकिन अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो नेशनल रिकॉग्निशन मिला, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। विश्व में भी जो लोग हैं, जो रामसर साइट्स पे स्टडी कर रहे होंगे, तो फिर वो भी सुरहा ताल के बारे में जानेंगे, है ना? और ये जो रामसर साइट्स हैं, इन्हें पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए क्या समझा जाता है, वैल्यूएबल, कि पूरी मानवता के लिए उपयोगी हैं ये, ठीक? तो सबसे पहला जो पिलर है, इस पिलर में हम रामसर साइट्स डिक्लेयर करते हैं। इससे क्या होगा, हम उनका संरक्षण करते हैं, उनको नेशनल रिकॉग्निशन मिलता है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है? पहचान मिलती है एक। दूसरा है वाइस यूज़ फिलॉसफी। वाइस यूज़ फिलॉसफी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, एक इम्पोर्टेंट पिलर है। इसमें ये नहीं कहते, देखो ज़्यादातर आपने जो भी कंज़र्वेशन ट्रीटीज़ होती हैं, उसमें हम ये सुनते हैं कि अब यहाँ पे मानवों का जो हस्तक्षेप है उसे प्रतिबंधित किया जाएगा, है ना? ह्यूमन इंटरफेरेंस को बिल्कुल कम किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक? वो कहता है कि देखो, आपको बैलेंस रखना है इकोलॉजिकल प्रिज़र्वेशन में, साथ-साथ ह्यूमन वेल-बीइंग में भी, लोकल लाइवलीहुड में भी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आर्द्रभूमि को तो बचा लिया, लेकिन वो मानव के किसी काम में नहीं आ रही, है ना? उससे जो है, जो आजीविका है उसका सृजन नहीं हो रहा। वो ये कहता है, वो मना नहीं करता कि मानव हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मानव हस्तक्षेप करेंगे, वहाँ पे आजीविका भी चलाएँगे, है ना? लेकिन उस जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो आर्द्रभूमि है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, है ना? जो उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो उसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है? उसको बना के रखेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने उसका इतना ज़्यादा दोहन कर दिया कि उसका वो अपने मूल स्वरूप में ही नष्ट हो गई। तो उसका जो मूल स्वरूप है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसको आप बचा के रखेंगे थ्रू इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेज़, ऐसी अप्रोच अपनाएँगे विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि सतत विकास हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने तो यूज़ कर लिया, भविष्य की पीढ़ियाँ उस आर्द्रभूमि को यूज़ नहीं कर पानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे अप्रोचेस अपनाइए जो इकोसिस्टम बेस्ड हो और उस आर्द्रभूमि के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को, जो उसकी मूल विशेषताएं हैं, उनको बरकरार रखते हुए आप उसका प्रिजर्वेशन भी करो और आप उसको यूज भी करो। वाइज यूज मतलब विवेकपूर्ण उपयोग करना है, दोहन नहीं करना, है ना? तो बहुत अच्छी इसकी फिलॉसफी है। तो ये इसका दूसरा पिलर भी है। तीसरा पिलर क्या है? इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग दिखाना है आपको। देखो, सबसे पहले तो जो आपने वेटलैंड कंजर्वेशन किया है ना, तो उसको आपको अपनी प्लानिंग में शामिल करना होगा। अब आपने ये ट्रीटी साइन करी, इसका मतलब आप आर्द्रभूमियों का संरक्षण करेंगे। तो जो भी आपकी योजनाएँ बनती हैं, उनमें आर्द्रभूमि संरक्षण को भी शामिल करो, ठीक है? और वेटलैंड रिसर्च को प्रमोट करो, ठीक है? वो उस रिसर्च से आपने जो डेटा इकट्ठा करा है, कुछ पब्लिश किया होगा, है ना? कुछ जो उसके रिज़ल्ट होंगे रिसर्च के, उनको एक्सचेंज करो अदर कंट्रीज़ के साथ, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने अपने यहाँ स्टडी की और अपने पास ही रख ली। आपकी जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको अदर कंट्रीज़ के साथ भी शेयर करो, ठीक है? इसके अलावा जो वेटलैंड मैनेजमेंट है, कंज़र्वेशन है, इस पे दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट करो, सहयोग करो, ठीक? तो यहाँ पर ये इसका तीसरा पिलर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कहता है। तो हमने इसके 3 पिलर्स देखे। पहला पिलर क्या है कि आपको रामसर साइट्स जो हैं, उनका संरक्षण करना है। दूसरा क्या है? वाइस यूज़ करना है। आपको ऐसा नहीं है अविवेकपूर्ण दोहन किया हो आपने, अच्छे से यूज़ करो, आर्द्रभूमि को भी नुकसान ना पहुँचे और आपका भी काम बन जाए। और तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो बहुत छोटे से इसके 3 पिलर्स हैं, बहुत आसान हैं। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, भविष्य में भी बन सकता है। नेक्स्ट है इसी जो वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन है ना, वेटलैंड्स के लिए, उसका वो एक रजिस्टर भी मेंटेन करती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ऐसी आर्द्रभूमियाँ जो संकटग्रस्त हैं, है ना? जो भविष्य में, है ना, या तो उनका जो मूल स्वरूप है वो चेंज हो चुका है या बदल रहा है,
या भविष्य में बदलने वाला है। मतलब उन पे या तो संकट आ चुका है या संकट आ रहा है या संकट आने वाला है। तो ऐसी जो आर्द्रभूमियाँ हैं उनकी उनकी एक अलग से रजिस्टर तैयार करता है, अलग से रिकॉर्ड तैयार करता है, उसे हम कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है? इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये बताता है कि भाई पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से अगर किसी आर्द्रभूमि को नुकसान पहुंच रहा है ना? और वो खतरे में है, तो उसको इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। तो अब सवाल उठता है क्या भारत में भी ऐसी कोई आर्द्रभूमियां हैं? जी हाँ, हैं। 2 आर्द्रभूमियां हैं ऐसी जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए केवलादेव कहाँ पे है, ठीक है? दूसरी है लोकटक लेक, लोकटक झील, जो कहाँ पे है? मणिपुर में है। इससे पहले एक और झील थी इसमें, चिल्का लेक, है ना? उड़ीसा की चिल्का झील, वो भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल थी, लेकिन उसने अपने जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर था उसको रीस्टोर कर लिया, पुनः प्राप्त कर लिया, तो अब उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में केवल 2 साइट्स हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील। नेक्स्ट है तो यहाँ तो हमने अभी तक जो रामसर साइट्स होती हैं उनके बारे में बात कर ली है ना? क्या है, कौन-सी कन्वेंशन से बनी है, कन्वेंशन के बारे में, उसकी डिपॉजिटरी क्या है, उसका सचिवालय क्या है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं, ठीक? अभी जो 100वीं रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई है, ठीक? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या इसे हम सुरहा ताल भी बोलते हैं, तो थोड़ी-सी जानकारी उसके बारे में भी, क्योंकि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो ये कहाँ पर है? बलिया जिले में है, ये तो हमने देख ही लिया, है ना? और गंगा रिवर बेसिन जो है ना, मिडिल गंगा रिवर बेसिन, उसका फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ठीक है? ताजे पानी की झील है, कैसे बनी है? तो गंगा नदी के मियांडर से बनी है ना? मियांडर समझते हैं? जो ऑक्सबो लेक होती है ना, जिससे ऐसे नदी जा रही है, ठीक? तो उसमें ये जो घुमाव है, ये थोड़ा-सा अलग हो गया है, तो उससे क्या बनी है ये झील बनी है। अभी भी इसमें फ्रेश वाटर आता है, 3 चैनल्स हैं इसमें, गरई नाला, मधा नाला, बुधी नाला, उनके थ्रू यहाँ पे अभी भी फ्रेश वाटर आता रहता है, ठीक है? वो आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक? तो ताज़े पानी की झील है, ये ध्यान रखना है। इस सेंचुरी में क्या-क्या है? जो बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी मतलब बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, है ना? तो फ्लड प्लेन है ना? गंगा नदी का फ्लड प्लेन है ये, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शेज़ हैं, जो दलदली इलाका है यहाँ पे, ठीक? फ्लडेड एरिया है, बाढ़ आती रहती है समय-समय पे, और राइस पैडी, यहाँ पे जो धान है, धान की खेती होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इस बर्ड सेंचुरी की विशेषताएँ हैं। और हम देखें तो देखो कौन-कौन से बर्ड यहाँ पे मिलते हैं, क्या कोई इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं? तो देखो कॉमन पोचार्ड जो वल्नरेबल है, वो यहाँ पे मिलता है हमें, इंडियन रिवर टर्न यहाँ पे मिलता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम फिश या मैमल्स की बात करें, तो देखिए फिशेज़ में वलागोअट्टू नाम की एक फिश मिलती है, बगारियस बगारियस नाम की फिश मिलती है, ठीक है? तो ये है, और एक यहाँ पे फिशिंग कैट मिलती है, फिशिंग कैट जो फिश खाती है, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे मिलती है, मैमल है। इसके अलावा प्लांट्स की बहुत सारी स्पेशीज़ हैं, फिश की, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हल्का-हल्का सा बस थोड़ा-सा पढ़ लेना, है ना? कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनाने वाले यहाँ से भी बना देंगे, मुझे उम्मीद काफ़ी कम है ना? कि यहाँ से कि कितनी प्लांट स्पेशीज़, कितनी फिश, बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप हल्का-फुल्का सा पढ़ लेना। अगर हम यूपी की बात करें, तो इसके साथ ही यूपी में टोटल 13 रामसर साइट्स आ चुकी हैं, ठीक है? कौन-कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पे देखिए जो यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं ना, उनके लिए 13 की 13 रामसर साइट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैचिंग में क्वेश्चन आ जाएगा, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी रामसर साइट कौन से जिले में स्थित है, ठीक है? तो सबसे पहली है अपर गंगा रिवर, बुलंदशहर में, फिर उन्नाव में नवाबगंज, हरदोई में संदी, रायबरेली में समसपुर, मैनपुरी में सामन, इटावा में सरसई नावर, आगरा में सुर सरोवर या कीथम झील, ठीक है? एटा में पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है? फिर आता है गोंडा पार्वती अर्गह बर्ड सेंचुरी, मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों में है हैदरपुर, ठीक है? यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी है इसका कुछ पार्ट और बिजनौर में भी है। कुछ बुक्स में मुजफ्फरनगर दिया होगा, कुछ में बिजनौर, दोनों ही सही आंसर है, ठीक है? बखीरा है संत कबीर नगर में, शेखा झील अभी लास्ट मंथ ऐड हुई है अप्रैल में, अलीगढ़ में है, और अब ये सुरहताल बलिया में है, ठीक है? तो ये 13 जो आपकी
वाइल्ड लाइफ वेटलैंड्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम रामसर साइट्स की बात करें, इंडिया में सबसे पुरानी रामसर साइट कौन सी है? तो दो हैं, चिल्का लेक और केवला देव। ठीक है, इसमें ये आपको ध्यान होगा, ये दोनों ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में थी। इनमें से ये तो अब हट चुकी है, ये अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है ना, केवला देव। तो चिल्का 1981 में इसको डेजिग्नेट किया गया रामसर साइट के रूप में, और केवला देव को भी 1981 में। ठीक है, ये दोनों जो साइट्स हैं सबसे पुरानी रामसर साइट्स हैं भारत की। अगर हम सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो टॉप 5 कौन सी हैं? सुंदरबन सबसे बड़ी है, वेस्ट बंगाल में मिलती है। कजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में मिलती है। तमिलनाडु में ना हाईएस्ट वेटलैंड्स हैं, 20 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, सेकंड पे आता है यूपी, 13 वेटलैंड्स हैं यहाँ पे, और पहले स्थान पे कौन है? तमिलनाडु, वहाँ पे 20 हैं। ठीक है, फिर है केरल का वेम्बनाड कोल वेटलैंड, फिर उड़ीसा की चिल्का लेक, और फिर उड़ीसा का ही सतकोशिया गॉर्ज। ठीक, तो ये 5 हैं जो सबसे बड़े वेटलैंड्स हैं, लार्जेस्ट वेटलैंड्स हैं भारत के। अगर हम सबसे छोटे वेटलैंड्स की बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील, ठीक है, सबसे छोटा वेटलैंड है। तमिलनाडु में वेम्बनूर वेटलैंड, ठीक है, तमिलनाडु में ही वेदनथंगल वेटलैंड। अब आपको बहुत सारे नहीं याद करने, बस आपको रेणुका ध्यान रख लिया काफी है। तो सबसे बड़ा हुआ सुंदरबन, सबसे छोटी हुई रेणुका झील। तो यहाँ हमने देख लिया रामसर साइट्स में आपका कहाँ-कहाँ से मेजरली क्वेश्चन बन सकता है। टोटल 100 रामसर साइट्स कौन सी हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है नोट होने से, आप एक स्कीम चलती है सरकार की, है ना, उस स्कीम का नाम है अमृत धरोहर स्कीम। ठीक है, तो अमृत धरोहर स्कीम, उसको आप कभी भी अगर इसका मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वेटलैंड्स पे आंसर लिख रहे हैं, तो इस अमृत धरोहर स्कीम को ज़रूर लिख कर आएँ। है क्या ये? देखिए, आई थिंक जून में स्टार्ट हुई है ये, इसी समय पे ही, जून 2023 में, है ना, 3 वर्ष इसको होने आए हैं। और इसका मेजरली क्या है, ये टूरिज्म स्कीम है ना, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। वो टूरिज्म जो कहाँ पे हो रहा है? वेटलैंड्स में। ठीक है, खास करके जो रामसर साइट्स हैं, ठीक, तो उनको प्रमोट करने के लिए और वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो ये था हमारा रामसर साइट्स पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।